हेलो दोस्तों, आरडी कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे क्लास 11th के चैप्टर 2 परमाणु की संरचना के बारे में, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। इसमें आज हम इस चैप्टर से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को ऑब्जेक्टिव सहित कवर करने का प्रयास करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो हम स्टार्ट करते हैं। आज हम बहुविकल्प प्रश्नों को देखेंगे। कौन सा कोश नाभिक के अधिक समीप होता है? सबसे सबसे नज़दीक कौन होता है बताइए। तो हम अगर कोई नाभिक की संरचना बनाते हैं, मान लीजिए आपने ये नाभिक की संरचना बनाई, ठीक है। अब ये नाभिक है, अब नाभिक से आप शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले ये आता है, फिर ये आता है और फिर ये आपके नाभिक से पूरे परमाणु की संरचना हो गई। इसमें सबसे पहले वालों को बोलेंगे के बोलेंगे, इसके बाद एल, एम और एन होता है, जिससे हम यहाँ पे हम इसमें एस, फिर एस पी, फिर एस पी डी और फिर आ जाता है आपका एस पी डी और एफ। तो हम इसमें से आंसर क्या बताएंगे? के। क्या होगा हमारा आंसर? के। कि सबसे नज़दीक कौन है? के सबसे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, परमाणु के नाभिक की त्रिज्या कितनी होती है? तो यथावत सत्य है कि नाभिक की त्रिज्या होती है 10⁻⁻15 सेंटीमीटर। तो कितनी होगी? 10⁻15 सेंटीमीटर। अगला आता है, चुंबकीय क्वांटम संख्या संबंधित होती है। तो चुंबकीय क्वांटम संख्या किससे होती है? क्योंकि चुंबकीय क्वांटम संख्या किसको? विन्यास को बताती, अभिविन्यास को बताती, और अभिविन्यास को बताता कौन है? तो ये चुंबकीय क्वांटम संख्या प्रदर्शित किसको करती है? विन्यास को। डी ब्रोगली संबंध। अब डी ब्रोगली संबंध क्या होता है कि लैम्डा इज इक्वल टू एच एम सी। तो एच एम सी, तो ये हमारा होगा सही। अब हम बात करें, नोडल तल क्षेत्र है। नोडल तल वह क्षेत्र है जहाँ इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना है। तो नोडल यानी कि जहाँ से शुरुआत होती है, तो हम बोलेंगे कि शून्य होते हैं, क्योंकि उसमें कोई तल नहीं होता है, तो शून्य तल होते हैं। नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। तो ये कौन से नियम का पालन कर रहा है? तो हुर्न के नियम के अनुसार, क्योंकि हुर्न का नियम क्या बताता है कि सबसे पहले इलेक्ट्रॉन, जो हुर्न का नियम क्या बता रहा है कि इलेक्ट्रॉनों का क्रम क्या होता है। तो हुर्न का नियम क्या बनाता है? बताता है कि किसी भी इलेक्ट्रॉन में इलेक्ट्रॉन तब तक नहीं जाते जब तक सभी में एक एक इलेक्ट्रॉन नहीं जाता। उसके बाद अगर सब फुल होने के बाद हम क्या बोलेंगे? इसकी पेयरिंग करेंगे। इसलिए कि पहले इलेक्ट्रॉन एक एक के क्रम में भरा जाएगा और उसके बाद अगर पेयरिंग करनी हो तो फिर इसको भरा जाएगा। तो हुर्न ने ही बोला था कि पहले अयुग्मित इलेक्ट्रॉन जाएंगे, उसके बाद फिर उसका युग्मन होगा। ये बोलता है हुर्न का नियम। उसके बाद आता है परमाणु कक्ष को। तो हमारा क्या आ जाएगा? हुर्न के नियम। परमाणु कक्ष को भरने का क्रम बढ़ती हुई ऊर्जा के अनुसार होता है, यह नियम कहलाता है। तो हमने बोला कि परमाणु कक्षों के भरने का क्रम बढ़ती ऊर्जा के अनुसार होता है। ये नियम किसका है? तो अफबाउ का है, क्योंकि अफबाउ ने क्या दिया था? सबसे पहले अफबाउ क्या है? अफबाउ, अफबाउ क्या है? अफबाउ एक क्या है? जर्मन भाषा का शब्द है। अफबाउ क्या है? एक जर्मन भाषा का शब्द है। जर्मन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है क्रमिक रचना। क्रमिक रचना अर्थात हम इसके लिए चित्र बनाते हैं, इस बोलते हैं, मतलब इसको इस प्रकार से दर्शाते हैं। 1s की एनर्जी 2s से कम होगी और 2s की एनर्जी 2p से कम होगी, 2p की एनर्जी 3s से कम होगी और 3s की एनर्जी 3p से कम होगी। इस प्रकार से ऊर्जा का क्रम चलता रहेगा। 3p के बाद क्या आता है? 4s, फिर 3d। तो ये ऊर्जा का क्रम चलता रहता है। बस ये ऊर्जा के निरंतर क्रम को जो बताता है कि निम्न ऊर्जा से उच्च ऊर्जा की ओर अफबाउ का नियम बताता है। इसलिए बोला कि परमाणु के कक्षकों के भरने का क्रम कौन सा? तो अफबाउ का नियम बताता है, ठीक है। अब अगला प्रश्न कि एल के प्रत्येक मान के लिए एम का मान कितना होना चाहिए? तो एल के प्रत्येक मान के लिए एम का मान क्या होगा? तो हम बोलेंगे कितना होगा? 2l+1, ठीक है। कि एल के प्रत्येक मान के लिए एम का मान कितना होगा? 2l+1 होगा। क्रोमियम का वह इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है?
तो हम जानते हैं कि क्रोमियम कितने नंबर पे आता है। अगर बात करें क्रोमियम तो 24 नंबर पे आता है। कितने नंबर पे आता है? क्रोमियम जो होता है वो 24 नंबर पे आता है। ठीक है, अब क्योंकि हम इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करते हैं, क्रोमियम के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास Cr24, तो कितना आ जाएगा? ये हो गया आपका Ar, उसके बाद 4s2 3d4, तो यह होगा आपका 18 19 20 और 4 24। लेकिन हम इसको ऐसे नहीं लिखते, क्योंकि अगर हम ये करेंगे तो ये इसका कारण समझ लीजिए। क्योंकि यहाँ पे कितने बॉक्स है? डी के लिए हम 5 करते तो 1 2 3 4। अब यहाँ पे एक खाली रह रहा है और यहाँ ये 2 रहने पर ये पूरी तरह से भरा हुआ है, तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन इधर चला जाता है, तो ये जो होता है ये स्टेबल हो जाता है। अब स्टेबिलिटी को प्राप्त करने के लिए ये एक इलेक्ट्रॉन को दान कर देता है और ये इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेता है। इसलिए क्रोमियम का जब भी आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूछा जाए तो आपको लिखना है Ar4s, क्योंकि यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन चला गया तो 4s1 और इसमें आया इसलिए 3d5। तो हम जब अब इसके स्ट्रक्चर को बनाते हैं तो 1 2 3 4 एंड 5। ओके, बस यही इस प्रकार से इसका क्रम चलता है। इसलिए अगर आपसे पूछा जाए कि क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा तो क्या बताएंगे आप? क्या होगा? 1 2, तो ये हमें दिख रहा है 4s1 3d5, क्योंकि 4s2 3d4 नहीं होगा, यही हो। ठीक है, इसलिए ये होगा 4s1 3d5। अब बोला है डी ब्रोगली समीकरण निम्न पर लागू होती है, तो डी ब्रोगली समीकरण किस पर लागू होती है? डी ब्रोगली समीकरण लागू होती है किस पर होती है? तो सभी गतिशील कणों पर, क्योंकि डी ब्रोगली जो है कणों की गतिशीलता को ही बताती है, इसलिए सभी कणों की गतिशीलता पर आधारित होती है। फिर हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत के अनुसार, हाइजेनबर्ग का जो अनिश्चितता सिद्धांत है उसके अनुसार, तो हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत होता क्या है? तो हम लिखते हैं, क्या लिखते हैं? डेल एक्स। ठीक है, हम हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता, ठीक है, तो हाइजेनबर्ग का अनिश्चितांश क्या होगा? डेल एक्स डेल पी फिर h/4π, इसे बोलेंगे हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत। तो इसलिए हमने देखा कि हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत के अनुसार तो डेल एक्स डेल पी प्रोपोर्शनल ये होगा। फिर बोला गया है 3p कक्षक में कितने त्रिज्या नोड होते हैं, यानी कि 3p कक्षक में कितने त्रिज्या नोड रहे, तो हमें खाली पीछे वाले को देखना है, हमें डायरेक्ट इसको देखना, हमारे पास 3 दे रखा है इसलिए हम बोलेंगे 3 कक्षक में इसमें 3 त्रिज्या नोड है। अगर 80 35 BR 80 में न्यूट्रॉनों की संख्या पूछा जाए तो आपको इसमें कुछ नहीं करना, न्यूट्रॉनों की संख्या निकालने के लिए आपको क्या करना है? 80, क्योंकि आपको दे रखा है 80 और परमाणु क्रमांक कितना? 35, तो 80 में से 35 को माइनस किया, 10 में से 5 गया तो 5 और 7 में से 3 गया तो 4, तो आपका कितना आ गया न्यूट्रॉनों की संख्या? 45, इसलिए हम क्या लगाएंगे? 45। अब आता है अगला क्वेश्चन, न्यूट्रॉन की खोज की थी, तो न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? यहाँ पे मैंने आपको जो पिछले जब भी ये क्वेश्चन पूछेगा उनके सारे सन भी लिखे हैं, ताकि आप इनको अच्छे से कवर कर ले। न्यूट्रॉन की खोज की थी, तो न्यूट्रॉन की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? जेम्स चैडविक के द्वारा की गई थी। अब इसके बाद क्रिप्टॉन के बाहरी चक्र में अधिकतम इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो क्रिप्टॉन के बाहरी चक्र में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की हमें संख्या बताना है, तो कितने होते हैं? क्रिप्टॉन क्या होता है? क्योंकि हमने देखा है ये क्रिप्टॉन जो होता है ये सब न्यूट्रॉन गैस होती है, न्यूट्रल गैसें होती है। इसको हम कैसे दर्शाते हैं? हम सबसे पहले सेट कैसे करते हैं? तो इसके लिए आप एक समझिए, क्योंकि हमारे पास है अक्रिय युग्म। ठीक है, अक्रिय युग्म की स्टडी करते हैं हम। अक्रिय गैसें, तो सबसे पहले हम करेंगे हीलियम, फिर नियोन, आर्गन, हीलियम नियोन आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनोन और रेडॉन। ठीक है, ये 2, ये 10, ये 18, ये 36, ये 54 और ये 86। तो ये आपका होता है न्यूट्रल गैस। इसलिए बोला कि क्रिप्टॉन के, क्योंकि इसके बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन, तो क्रिप्टॉन भी इसके बाह्यतम कक्षा कितने? 8 इलेक्ट्रॉन, इसलिए हम बोलेंगे कि ये 8 इलेक्ट्रॉन होगा। तो इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा? कितना होगा? 8 होगा। कितना होगा? 8 होगा। समस्थानिकों में संख्या समान होती है, हमने पढ़ा है समस्थानिकों में संख्या समान होती है। तो समस्थानिकों में संख्या किसकी समान होती है? समस्थानिकों में किसकी संख्या समान होती है? तो प्रोटॉन की संख्या समान होती है। किसकी होती है? प्रोटॉन की संख्या
समान होती है। अगर इसकी बात करें, ठीक है, अब आपको दे रखा है इलेक्ट्रॉन के E/m का मान निम्न में से किसने ज्ञात किया। तो इलेक्ट्रॉन के E/m का मान मैंने कल वाले लेक्चर में बताया था, पिछले लेक्चर में भी सेकेंड पार्ट में बताया था आपको कि इलेक्ट्रॉन के E/m का मान किसने दिया था। तो वो इलेक्ट्रॉन के बारे में सबसे ज़्यादा जे थॉमसन ने। रदरफोर्ड के प्रयोग में किस धातु पर अल्फा कणों की बौछार की गई। आप सभी जानते हैं किस पे की गई थी, किस पे की गई थी, सोना पे, ठीक है, सोने पे की गई थी। और Cl आयन में इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी, तो Cl आयन में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी, Cl आयन बोला यानी कि एक अधिक है, और एक अधिक, क्योंकि अगर Cl का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करें तो Cl का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, Cl मतलब कितने नंबर पे आता है, Cl मतलब कि 17 नंबर पे आता है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, Ne3s2 3p5 2 और 5 7, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये हो रहा है। और अब यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन है और हमें दे रखा है Ne3s2, ये दे रखा है हमें 17 और एक इलेक्ट्रॉन दे रखा है, तो 3p6 हो जाएगा। तो कितना हुआ, 2 और 6, एक इलेक्ट्रॉन अधिक है, तो ये हो गया 10 और 2 12 और 6 18। इसलिए अगर इसका पूछे तो कितना लिखेंगे हम, 18 लिखेंगे, ठीक है। तो कितना हुआ इसका, कितना होगा, 18 होगा। इसके लिए हमारा ये फाइनल आंसर है। अब हम इस चैप्टर में पहले प्रश्न की बात करते हैं। हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत क्या है, इसका गणितीय रूप लिखिए। तो हाइजेनबर्ग अभी हमने देखा था, इस सिद्धांत के अनुसार इलेक्ट्रॉन जैसे गतिमान अति सूक्ष्म कण की स्थिति तथा संवेग का एक साथ सही निर्धारण करना संभव नहीं है, क्योंकि उसका स्थिति और वेग दोनों का एक साथ निर्धारण करना संभव नहीं होता है। और यही नियम हाइजेनबर्ग का बताता है, यदि एक को निश्चितता के साथ निर्धारित कर लिया जाए तो दूसरे का निर्धारण करना अनिश्चित होता है। इसीलिए इसके गणित रूप में हम क्या लिखते हैं, डेल एक्स इंटू डेल पी प्रोपोर्शनल H/4π, ठीक है। इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। और इसमें परिवर्तन के लिए हम डेल एक्स इंटू डेल एम डेल वी, क्योंकि वेग द्रव्यमान गुणित वेग, इसलिए अब जहाँ डेल एक्स स्थिति में अनिश्चितता, डेल पी संवेग में अनिश्चितता और एच प्लांक स्थिरांक है। इस समीकरण के अनुसार गतिशील सूक्ष्म कण की स्थिति की अनिश्चितता और समय की अनिश्चितता विपरीत अनुपात में होते हैं। यदि एक मान कम हो तो दूसरे का मान अधिक होगा, इसलिए हम इसको व्युत्क्रमानुपात भी बोलते हैं कि अगर एक बढ़ता है तो दूसरा कम होता है, और अगर दूसरा कम हो रहा है तो पहला बढ़ेगा। इस प्रकार से यही आपका हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत। अब अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सम इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है, अर्थात किसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान है। तो सम स्पीसीज निकालने के लिए हम सबसे पहले इन संख्या को लिख लेते हैं। Na प्लस, ये जो दे रखा है आपने Na प्लस दे रखा है, उसके बाद समय क्या दे रखा है, K प्लस दिया गया है, K प्लस के बाद Mg2 प्लस दिया गया है, फिर Ca2 प्लस दिया गया है, S2 माइनस दिया गया है और Ar दिया गया है। ये सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, सल्फर और ऑर्गन दिया गया है। अब हम सबसे पहले इनके अंदर उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की बात करेंगे, उसके बाद हम देखते हैं कि इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन कितने हैं, ठीक है। अगर हम इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करें, इलेक्ट्रॉनों की बात करें, सबसे देखो यहाँ पे है, अगर सोडियम की बात करें तो इसका कितना होता है 11, यहाँ पे एक प्लस दे रखा है, हम क्या बोलेंगे 11 है ना, नहीं तो हम माइनस करेंगे, क्या करेंगे 11 माइनस का 1 बराबर कितना हुआ 10, और 10 किसके बराबर होता है, नियोन के। अब हम पोटेशियम की बात करते हैं, पोटेशियम का K प्लस, पोटेशियम होता है आपका 19, तो 19 माइनस का 1 बराबर कितना हो गया 18, इसलिए हम बोलेंगे ये Ar। अब दे रखा है आपको मैग्नीशियम Mg2 प्लस, तो यहाँ हम बात करते हैं तो मैग्नीशियम होता है 12, और यहाँ पे प्लस दिया है, प्लस जहाँ पे दिया है वहाँ माइनस करना है, माइनस और दो जो संख्या उसको माइनस कर दो, तो 12 में से 2 गया तो 10, और 10 किसको बता रहा है, नियोन को, ठीक है। फिर अगला है Ca2 प्लस, अब Ca कैल्शियम 20 नंबर, और यहाँ पे प्लस दे रखा है, मतलब हम क्या लगाएंगे माइनस, कितना 2, तो ये कितना हुआ 18, मतलब क्या है हमारा ऑर्गन। वैसे ही आपको दे रखा है सल्फर 2 माइनस, अब यहाँ पे आपका कितना है सल्फर का 16, अब यहाँ पे अगर बात करें तो ये प्लस होगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस क्या करें प्लस, तो कितना हो गया 18, ये भी क्या गया Ar पे, और वापस यहाँ पे Ar दे रखा है जिसका होता है ऑलरेडी 18। तो अगर हमें बोले कि सम स्पीसीज कौन कौन से है, तो इसमें से देखो एक 18 एक 18, इसका है इसका है इसका है, तो
तो 18 18 18 सम स्पीसीज। उसके बाद 10 10, तो हम बोलेंगे सोडियम और मैग्नीशियम, क्योंकि 10 दोनों का 10 सोडियम और मैग्नीशियम दोनों का क्या है 10 10, तो सोडियम और मैग्नीशियम दोनों सम स्पीसीज। और पोटेशियम, कैल्शियम और सल्फर और ऑर्गन चारों सम स्पीसीज। इस प्रकार से हम इसका आंसर क्या लिखेंगे, क्या लिखा कि सोडियम पोटेशियम मैग्नीशियम, तो सोडियम मैग्नीशियम दोनों क्या है सम स्पीसीज, और सम इलेक्ट्रॉन स्पीसीज में तो सोडियम और मैग्नीशियम, और इधर पोटेशियम कैल्शियम और सल्फर ये सम स्पीसीज में आएंगे। ठीक है, अब हम अगला प्रश्न करते हैं। मेरे हिसाब से आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आपको कुछ नहीं करना, जहाँ पे प्लस दिख रहा है उसको माइनस करना है उसके परमाणु क्रमांक से, और जहाँ पे आपको माइनस दिख रहा है उसको उसके परमाणु क्रमांक में प्लस करना है, तो ऑटोमेटिक आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ हम पाउली के अपवर्जन नियम की बात करते हैं, जो कि इस चैप्टर का महत्वपूर्ण प्रश्न है। पाउली का अपवर्जन नियम उदाहरण से लिखिए और इसकी उपयोगिता भी लिखिए। तो ये पूछा था 2022 और 23 में, और 24 में भी आ चुका है, तो मैंने इसमें अपडेट किया नहीं, ये 24 में भी आ चुका है। पाउली का अपवर्जन नियम, किसी भी परमाणु में किन्हीं दो इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्याएं समान नहीं हो सकती। पाउली का अपवर्जन नियम कह रहा है कि किसी भी परमाणु में किन्हीं दो इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्या समान नहीं हो सकती। अगर दूसरे शब्दों हम बताने का प्रयास करें तो एक ही परमाणु के किन्हीं दो इलेक्ट्रॉनों की 3 क्वांटम संख्याएं समान हो सकती है, परंतु चौथी चक्रण क्वांटम संख्या अवश्य भिन्न होगी। अर्थात किसी भी कक्षक में विपरीत चक्रण वाले केवल 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। जैसे आपके सामने एक एग्जाम्पल दे रखा है, समझते हैं। आपको एक एग्जाम्पल दे रखा है, क्या दे रखा है 2He2 है ना 4, क्योंकि इसका परमाणु भार होता है ये, और इसमें कितने होते हैं 1s2, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। अब उसने बात क्या करें, इसको भरेंगे कैसे, तो इसको भरने का क्रम क्या रहता है, एक बॉक्स लिया, यानी कि एस वाला बॉक्स है, इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, तो 1 और 2 ये 2 इलेक्ट्रॉन में भर लिए। और उसने क्या बोला है वापस कि प्रथम इलेक्ट्रॉन है तो द्वितीय इलेक्ट्रॉन है, तो हम पहले और दूसरे यानी कि इस इलेक्ट्रॉन के लिए भी इसको देखेंगे क्वांटम संख्या, और इसके लिए भी हम क्वांटम संख्या को देखेंगे। तो सबसे पहले हम इसकी बात करते हैं। यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, क्योंकि n, तो इसके लिए n कितना होगा 1, द्वितीय हम लिख देते हैं ना, हम क्या लिखेंगे प्रथम क्वांटम संख्या, और इधर लिखेंगे द्वितीय क्वांटम संख्या। आपको बस इसको ध्यान रखना है, इसके अलावा कुछ नहीं देखना। तो मैं आपके सामने ये लिख ही देती हूँ 1 2, ठीक है, ये 1s2। अब हम बात करते हैं प्रथम क्वांटम संख्या के लिए। हमारे पास n कितना दे रखा है, तो यहाँ पे n कितना है ये जो बताता है, ये n की वैल्यू बताता है। n कितना है आपका, n यहाँ पे दे रखा है 1, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे भी 1, और n इधर भी कितना दे रखा है आपके पास 1, तो ये आपका हो गया 1। ठीक है, अब हमारे पास ये हो गया nn1। अब हम l की बात करते हैं, और l हमारा कहाँ से आता है, हमारा l कहाँ से आता है, इससे कि यहाँ पर s आया कि p आया कि d आया। तो यहाँ पे आपको क्या दे रखा है 1s दे रखा है, तो 1s के लिए हम s, हमारा s की वैल्यू क्या होगी 0, तो यहाँ पे भी s की वैल्यू हमारे पास क्या हो रही है 0, ये s की वैल्यू 0, क्योंकि हम जब देखते तो हम क्या बोलते हैं कि s के लिए 0, p के लिए 1, d के लिए 2 और f के लिए 3, ये वैल्यू आपको याद रखनी पड़ेगी। इसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे सोल्व कर रहे हैं। अब हम आगे क्रम में क्या देखेंगे, इस वाले इलेक्ट्रॉन के लिए इनके हिसाब से इनको देखते हैं। तो और ये n+l का रूल रहता है कि अगर l 0 है तो m भी 0 ही होगा, क्योंकि m की वैल्यू l के या तो बराबर होगी या उससे कम होगी, लेकिन उससे अधिक नहीं हो सकती। तो अगर l हमारे पास 0 है तो 0 से छोटा तो कुछ होगा नहीं, इसलिए हम इसको भी 0 देंगे, और इधर भी l से छोटा कुछ होगा नहीं, इसलिए हम इसको भी 0 कहेंगे। अब हमारा लास्ट है चक्रीय क्वांटम संख्या, क्या बोलेंगे, यानी कि s स्पिनल क्वांटम नंबर। अब सबसे पहले हमें पता है कि समझना, अब जब ये अगर हमने इसमें फिल किया तो ये वाला जो तो एक हमें प्लस हाफ को बताता है, दूसरा हम माइनस हाफ को बताता है। तो मान लो हमने इसको प्लस हाफ दिया, तो ये दूसरे इलेक्ट्रॉन को क्या बताएगा माइनस हाफ बताएगा, क्योंकि एक ऐसे तो एक ऐसे दोनों अपोजिट क्रम में चल रहे इलेक्ट्रॉन, इसीलिए ये आपकी होगी प्रथम क्वांटम संख्या द्वितीय क्वांटम संख्या के लिए वैल्यू। इसमें कोई डाउट हो तो फिर बताएं। अब हम इसके महत्व के बारे में बात करते हैं कि महत्व क्या है इसका। तो महत्व, परमाणु के विभिन्न मुख्य ऊर्जा स्तरों, उप ऊर्जा स्तरों में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या और विभिन्न इलेक्ट्रॉनों की क्वांटम संख्या की गणना कर सकते हैं, जो भी हमने करके इसके हिसाब से करके बताया। अब इस नियम से परमाणु संरचना को काफ़ी स्पष्ट रूप से समझाया जा सकता है।
तो परमाणु संरचना इससे आसानी से समझ सकते हैं, क्योंकि इसमें आपको मुख्य क्वांटम संख्या भी बता रहा है, द्विगंशी क्वांटम संख्या भी बता रहा है, चुंबकीय क्वांटम संख्या को भी बताता है और चक्रीय क्वांटम संख्या को बताता है। यानी कि इलेक्ट्रॉन को पूरे इलेक्ट्रॉन अभिविन्यास, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, चुंबकीय सभी के क्रम को ये क्वांटम संख्या के द्वारा बता देता है। इसलिए हम बोलेंगे कि इस नियम के अनुसार परमाणु को काफ़ी स्पष्ट रूप से समझाया जा सकता है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हमें यहाँ पे एक और क्वेश्चन दे रखा है, सम इलेक्ट्रॉनिक आयन क्या होते हैं, उदाहरण दीजिए। तो सम इलेक्ट्रॉन, अभी हम पिछले सेकेंड क्वेश्चन में पढ़ के आए थे कि विभिन्न तत्वों के ऐसे आयन जिनमें आवेश तो भिन्न भिन्न होते हैं लेकिन आयन अवस्था में इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है, सम इलेक्ट्रॉनिक आयन कहते हैं। क्योंकि हमने नाइट्रोजन का हम बोले तो 7 होता है, लेकिन अगर 3 माइनस दिया है, मतलब हमने जहाँ पे माइनस देखना है वहाँ पे प्लस करना है, तो 7 में 3 माइनस प्लस किया तो हमारा क्या हो गया 10। वैसे ऑक्सीजन कितना होता है, 8 होता है, तो 8 में यहाँ पे माइनस दिख रहा है, इसलिए 8 में 2 प्लस किया तो 10 हो गया। फ्लोरीन पे 1 दिख रहा है तो 1 यानी कि 9 को 1 प्लस किया तो 10 हो गया। वैसे अगर सोडियम के ऊपर प्लस दिख रहा है तो Na पर 1 प्लस है, तो प्लस को अगर हमने 1 प्लस किया तो माइनस किया तो हमारा क्या हो गया 10 हो गया, क्योंकि इसका होता है 11, वैसे इसका 12 होता है। यहाँ पे अगर 2 प्लस है तो मतलब 2 माइनस करा तो 12 में से 2 माइनस करा तो 10 हुआ। वैसे एल्यूमिनियम 3 प्लस है तो यहाँ से 3 माइनस करना है, तो 13 में से 3 माइनस किया तो 10 हो गया। अब इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात है तो आयन अवस्था में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, क्योंकि नाइट्रोजन है, ठीक है। तो अगर आयन अवस्था में इसके इलेक्ट्रॉन तो 2 8 2 8 2 8 2 8 2 8 2 8, क्योंकि आयन अवस्था में पूछा, उसने मूल अवस्था में नहीं पूछा है, ठीक है। अगर उदाहरण की बात करें तो हमें दे रखा है K+ तथा Ca2+ सम इलेक्ट्रॉनिक आयन है। क्यों है, क्योंकि यहाँ पे 19 में से 1 गया तो 18 हुआ, और यहाँ पे 20 में से 2 गए तो यहाँ पे भी 18 हुआ, इसलिए ये किसके बराबर जाएगा, ये ऑर्गन के बराबर जाएगा। वैसे अगर K+ में इलेक्ट्रॉन संख्या 18 है और Ca+2+ में भी इलेक्ट्रॉन संख्या 18 होगी। अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करें तो 2 8 8 और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का भी क्या होगा 2 8 8, ठीक है। आज के लेक्चर में हम इतना ही करेंगे। अगर लेक्चर अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मैं इसी प्रकार के और अच्छे से वीडियो आपको भेज सकूं और ज़्यादा समझाने का प्रयास कर सकूं। थैंक यू।